तो ये कहानी है एक ऐसे मैजिशियन की जिसे अपने ही बेस्ट फ्रेंड के द्वारा जहर देके मार दिया गया, क्योंकि वह मैजिक के एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया था, जिससे उसका बेस्ट फ्रेंड यानी एम्पायर के किंग को अब ये डर लग रहा था कि कहीं वह अपने मैजिक का यूज करके उसे ही ना मार दे और उसके एम्पायर को उससे छीन ले। इसलिए किंग ने उसे जहर देके मार दिया। लेकिन हमारा मैजिशियन एक टाइम लेपिंग डैगर के द्वारा खुद को ही मार कर एक समय में पीछे आ जाता है और अब उसे अपने गद्दार दोस्त से बदला लेना है। तो कहानी की शुरुआत में हमें जंगल में एक घर को दिखाया जाता है जिसके अंदर जमीन पर वाइन का गिलास पड़ा हुआ है और हमें पता चलता है कि ये वाइन जहरीली थी और हमारे मेन कैरेक्टर यान ने इसे पी लिया है। उसके सामने एक रॉयल आदमी खड़ा है जो कहता है क्योंकि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो इसलिए मैंने इसमें और स्ट्रॉन्गर डोज मिला दिया है जिससे तुम्हें कुछ ही मिनट में मर जाना चाहिए। यान उस आदमी को देखते हुए समझने की कोशिश करता है कि इसने उसे क्यों धोखा दिया, जिस पर वे नोबल पर्सन कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारे पास ऐसी पावर है जिसका कोई और एम्पायर में मुकाबला नहीं कर सकता। यान समझता है कि बहुत से लोगों ने मैजिक के मिसयूज की वजह से अपनी जानों को खो दिया है, इसलिए वे इसका पश्चाताप करते हुए मरना चाहता था। तभी वे नोबल पर्सन कहता है कि वे खुद भी यान से बहुत ज्यादा डरता था। यान के प्रति उसका डर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वह अपना दिमाग खोने की कगार पर था, क्योंकि तुम एक 8 क्लास मैजिशियन हो इसलिए तुम इतने कैपेबल हो कि तुम मुझे कभी भी मार कर मेरे एम्पायर पर कब्जा कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें और जिंदा रहने नहीं दे सकता। वो यान से माफी मांगता है उसे एक पुराना दोस्त कहकर और कहता है कि वो इसके लिए कभी भी खुद को माफ नहीं करेगा। फिर वो घूमकर उस घर से बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद आग की लपटों के बीच में यान घुटनों के बल बैठे हुए धीरे धीरे जहर से मर रहा है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो धीरे से अपने शर्ट में एक डैगर निकालता है जिसमें टाइम मैजिक एम्बेडेड है। जब तक जहर उसके दिल तक नहीं पहुंचता, अगर उससे पहले वो डैगर से अपने आप को घायल कर ले तो जिंदगी का दूसरा मौका पा सकता है। इतना कहते ही वो डैगर को अपने चेस्ट में घुसा देता है जिससे उसके आसपास का फ्लोर चमकने लगता है और उसके चारों तरफ एक मैजिकल सर्कल बन जाता है जिससे वह कुछ अजीब आवाजें एक अननोन भाषा में गूंजती है। तभी यान के सामने उसकी जिंदगी की सभी गलतियां उसकी आंखों के सामने फ्लैश होती है। उसकी माँ की मौत और अंत में बैटल फील्ड पर कौवे जो उसके पाँव के नीचे लेटे हुए लाशों को खा रहे हैं और अचानक अगले पल ही उसे पता चलता है कि वो अपने बचपन के शरीर में है और उसके शरीर पर कोई चोट या नुकसान नहीं है। तभी एक औरत उसका नाम बुलाती है और जब वो घूम कर देखता है तो उसकी माँ होती है। उसकी माँ के लंबे सुनहरे बाल है और वो कोर्सेट पहने हुए है। यान हैरान है क्योंकि उसकी माँ जो मर गई थी अब फिर से वे जिंदा है, इसलिए वे उन्हें छू कर टच करता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि वो समय में वापस जाने में सफल हुआ। वो घूम कर अपने आसपास का नजारा देखता है। वहाँ एक सफेद टेंट है जिसके बाहर बच्चों की लाइन लगी है जो अपनी स्किल की जांच करवाते हैं और ये जांच करने वाले स्पिरिचुअल नाइट है जो तय करते हैं कि वो पास होंगे या फिर नहीं। जिसके बाद यान हाथों को देखते हुए कहता है फाइनली मैं अपनी जिंदगी में 30 साल पहले आ चुका हूँ। फिर हमें माना रिएक्शन एग्जामिनेशन के बारे में बताया जाता है कि जब ग्रीन रिवर एम्पायर में बच्चे 12 साल के हो जाते हैं तो हर बच्चे को एक बेहतर जादूगर बनने के लिए ऐसा एग्जाम देना जरूरी है। वही हमें फिर से यान को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि 30 साल मैं अपनी अपेक्षा से कहीं ज्यादा वापस आ गया हूँ। वह बताता है कि उसने डैगर की रिसर्च करने में बहुत समय बिताया और वे लकी था कि उसके पास ये उसकी मौत के समय था। वह सोचता है कि उसे सबसे पहले अपने हाथों के खून को धोना है क्योंकि उसने उसकी पुरानी जिंदगी में अनेक लोगों को मारा था। वो एम्परर के लिए लॉयल था जो कि उसका सबसे करीबी दोस्त रैगनर था और रैगनर बस उसका इस्तेमाल कर रहा था और अंत में उसे कचरे की तरह छोड़ दिया गया। इसलिए यान नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी फिर से इतनी बेकार खत्म हो। वो खुद से कहता है कि इस बार ये अलग होने वाला है और वो अपनी माँ को छोड़कर स्पिरिचुअल नाइट की तरफ बढ़ता है। वो एक गार्ड के पास जाता है और अपने आप को यान पेज जो कि मोगरियन गांव से है ये कहकर इंट्रोड्यूस करता है। वही गार्ड उसे वेनेसा का बेटा जानकर पहचानता है और उसे टेंट में जाने देता है और कहता है कि मैजिशियन से ज्यादा फालतू सवाल ना पूछे।
वही टेंट में हम मैजिशियन को देखते हैं जो कि थके हुए अंदाज में सर आरोन से पूछता है कि मुझे अभी और कितने बच्चों को देखना है, जिस पर सर आरोन कहते हैं कि लगता है इसमें कम से कम आधा दिन और लगेगा। तभी इयान टेंट में एंटर करता है, जिसे देखकर वह मैजिशियन मुस्कुराते हुए इयान को बुलाता है और कहता है कि अपना सर थोड़ा झुकाए क्योंकि वो माना का इस्तेमाल करके उसका दिमाग स्टिमुलेट करने जा रहा है। जिस पर वो कहता है कि इससे तुम्हें थोड़ी देर के लिए चक्कर सा महसूस होगा पर यह सिर्फ टेम्पररी है। जिसके बाद वह मैजिशियन मुस्कुराता है क्योंकि उसने इयान के अंदर माना हार्ट और माना ब्रेन को ढूंढ लिया है और वह कहता है कि उसकी जिंदगी अब बेहतर होने जा रही है। लेकिन इयान इस जानकारी से खुश नहीं होता, इसलिए वो खुद से कहता है कि सिर्फ एकेडमी में जाना उसके लिए काफी नहीं है, इसलिए वो उन्हें अपनी स्किल को दिखाने का फैसला करता है। जिसके बाद इयान एक हाथ में फायरबॉल और दूसरे हाथ से पानी को मैनिपुलेट करके एक साथ दो मैजिक स्पेल यूज करता है। ये देखकर वह मैजिशियन पूरी तरह से हैरान होता है और इयान से पूछता है क्या मैजिक स्पेल यूज करना उसे किसने सिखाया। जिस पर इयान कहता है कि नहीं, उसे किसी ने नहीं सिखाया। ये सुनकर मैजिशियन सीरियस हो जाता है और इयान से सच बोलने के लिए कहता है कि वो इंटेरोगेशन मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे वो पता लगा सकता है कि कोई झूठ बोल रहा है या फिर नहीं। लेकिन ये सुनकर इयान जरा सा भी नर्वस नहीं होता और कहता है कि भला मैं आप जैसे महान जादूगर के सामने झूठ क्यों बोलूंगा। ये सुनकर वह मैजिशियन बहुत प्रभावित होता है। वही उसका इंटेरोगेशन मैजिक कोई झूठ नहीं ढूंढ पाता। फिर हमें दिखाया जाता है कि टेंट के बाहर इयान की माँ को परेशान किया जा रहा है, जहाँ एक गार्ड उसकी माँ से कहता है कि वो 7 साल से विधवा है, इसलिए क्या वो अकेली नहीं है। तभी सर आरोन और 2 नाइट्स टेंट से बाहर निकलते हैं और पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, जिन्हें देखकर गार्ड डर जाता है और कहता है कि कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ एक तुच्छ किसान औरत घूम रही थी जहाँ उसे नहीं होना चाहिए था। ये सुनकर इयान गुस्सा हो जाता है कि कैसे ये बदमाश उसकी माँ को एक तुच्छ किसान औरत कह रहा है। तभी वह मैजिशियन उस किसान गार्ड से कहता है क्योंकि इयान के पास माना की शक्ति है, इसलिए वो और उसकी फैमिली अब नोबल के बराबर है और नोबल्स की इंसल्ट करना एक क्राइम है जो कि एग्जीक्यूशन तक ले जाता है। इतना सुनते ही गार्ड इयान के सामने जमीन पर गिर जाता है और उससे दया की भीख मांगता है कि वे उसे जाने दे। जिस पर इयान कहता है कि आखिर तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो। ये सुनकर वे गार्ड इयान की मदर वेनेसा की तरफ घूमता है और उससे माफी मांगता है कि प्लीज उसे छोड़ दो। जिसके बाद इयान गार्ड के पास जाता है और कहता है कि ध्यान से सुनो, वो सब कुछ जानता है जो तुमने उसकी माँ से उसके सामने कहा और किया है। वो गार्ड को धमकी देते हुए कहता है कि वो अपने गंदे दोस्तों को वार्न कर दे कि अगर उनमें से किसी ने भी ऐसा किया तो वो उनकी जान ले लेगा। गार्ड ये सुनकर पूरी तरह से डर जाता है और कहता है कि हाँ वो समझ गया। जिस पर इयान कहता है कि याद रखना कि तुम पर मेरी नजर रहेगी। जिसके बाद इयान उस मैजिशियन का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी मदद की। जिस पर वह मैजिशियन कहता है ये तो उसका काम है कि वह फेलो मैजिशियन की रक्षा करे और वह अपने पास खड़े हुए आदमी लॉर्ड आरोन से कहता है कि जब तक सब कुछ अरेंज नहीं होता तब तक वो हमारे मेन कैरेक्टर इयान और वेनेसा की रक्षा करेगा। जिसके बाद लॉर्ड आरोन इयान से कहता है कि वो उसे अभी उस सराय ले जाएंगे जहाँ सभी नाइट्स अभी रुके हुए हैं। जिसे सुनकर इयान अपनी माँ का हाथ पकड़ता है और सर आरोन के साथ जाने के लिए तैयार होता है। वही वह मैजिशियन उन्हें जाते हुए देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि वो इस बात से प्रभावित है कि कोई इतना इंटेलिजेंट और कैपेबल है सिर्फ इतनी छोटी सी उम्र में। फिर हमें दिखाया जाता है कि शाम को आसमान में अंधेरा है और शहर शांत है, जहाँ वह पहले वाला मैजिशियन गुस्से में चल रहा है और कहता है कि कैसे एक बच्चा और एक तुच्छ किसान औरत उसे घुटनों पर ला सकता है। वो खुद से कहता है कि जल्द ही वो अपने बदला लेने जा रहा है। तभी हमें उसके पीछे एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि उस गार्ड पर पैरालिसिस मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो गार्ड एक ही जगह पर फ्रीज हो जाता है और वह बंदा कोई और नहीं बल्कि इयान है। और वह उस गार्ड को बताता है कि उसने वह सब कुछ सुन लिया है जो तुम मेरे और मेरे माँ के बारे में कह रहे थे। तभी वो अपने सर से हुडी को हटाता है और गार्ड के मरने की एक कहानी बनाने लगता है। वह कहता है कि आज वो बदनाम हुआ और शराब पीकर टल्ली हो गया। फिर वो इतना नशीला हो गया कि वो बेचैनी से नदी में गिर गया और डूबकर मर गया। इतना कहते ही इयान उस गार्ड को धक्का देकर पानी में गिरा
जला देता है, जिसके बाद यान कुछ देर तक सोचता है कि क्या उसे ऐसे मरने देना चाहिए। आखिर उसके वापस आने की वजह ये थी कि वो एक बेहतर इंसान बनना चाहता है और दूर तक देखते हुए वो समझता है कि वो कभी भी अपने हाथों से खून को पूरी तरह से नहीं ढोने वाला। इसलिए उसकी माँ को याद करते हुए डिसाइड करता है कि वो अपने लिए उसके सबसे प्यारे लोगों की रक्षा करेगा। वो गार्ड की मरी हुई बॉडी को दूर से देखता है और उसे याद आता है कि कैसे एम्परर ने उसे जलते हुए घर में मरने के लिए छोड़ दिया था। जिसके बाद यान जल्दी से घर वापस आता है और थकान महसूस करता है, क्योंकि सिर्फ एक बार पैरालिसिस स्पेल का इस्तेमाल करने से ही उसका माना खत्म हो गया था। वो खुद से कहता है कि उसे अपने छोटे शरीर को जल्दी से बड़ा करना होगा। जिसके बाद वे अपनी माँ के पास जाता है जो कि सो रही होती है। यान बताता है कि उसकी पुरानी जिंदगी में मैजिक एकेडमी में एडमिट होने के बाद 1 साल के अंदर वे फर्स्ट क्लास मैजिशियन बन जाता है, लेकिन उसी साल एक बीमारी की वजह से उसकी माँ की डेथ हो जाती है। उसकी माँ लग्जरियस जिंदगी नहीं जी पाई, उन्हें कभी भी उन चीजों का आनंद लेने को मौका नहीं मिला जो माँ उन्हें देना चाहती थी। यान अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है कि वो इस बार जरूर उनका ध्यान रखेगा ताकि वो ज्यादा दिन जी सके। अभी सीन चेंज होता है और हमें ग्रीन रिवर एम्पायर के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अंदर ग्रीन रिवर के एम्परर है जिसका नाम टेरी ग्रीन रिवर है, जो एक और मैजिशियन हर्बर्ट योन के साथ बात कर रहा है और दोनों हमारे मेन कैरेक्टर यान के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। वही हर्बर्ट कहता है कि माना एक एनर्जी है जो खून में फ्लो और सर्कुलेट करती है, और जब किसी के पास माना ब्रेन और माना हार्ट होता है वो मैजिशियन के रूप में पहचाने जाते हैं। लेकिन इस माना का सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए एक व्यक्ति को ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, पर यान बिना किसी ट्रेनिंग के मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए वो हमारे मेन कैरेक्टर को पहले मैजिशियन के साथ कंपेयर करता है जो बहुत पहले था और जिसने खुद माना का इस्तेमाल करना सीखा था। वो खुद से मैजिक का मैनिफेस्टेशन कैसे करना है ये जान गया और पहले मैजिशियन के रूप में जाना गया। यह सुनकर एम्परर हर्बर्ट का मजाक उड़ाता है और कहता है कि आज के समय में कोई बिना एकेडमी जाए मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हर्बर्ट इस पर सहमत होता है और वो भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो कहता है कि वो इसे अपनी आंखों से कंफर्म करने जा रहा है। जिसे सुनकर एम्परर थोड़ी देर के लिए सोचता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर ये सच है तो यान के पास एक खतरनाक एबिलिटी है। जिसके बाद वो प्रिंस को बुलाता है जो बाहर खड़ा है और वह प्रिंस से माफी मांगता है क्योंकि उसने उसे इतनी देर तक बाहर खड़ा कराए रखा। जिस पर प्रिंस कहता है कि कोई बात नहीं, और वह एम्परर से पूछता है कि आखिर आपने मुझे क्यों बुलाया है। एम्परर कहता है क्योंकि प्रिंस को कैसल में रह रहे 5 साल हो गए हैं, इसलिए उसे बाहर जाना चाहिए, उसे थोड़ा ग्रास टच करना चाहिए। एम्परर अपने बेटे को कहता है कि वो उसे 300 सोल्जर और 3 मैजिशियन दे रहा है और उसे एक लड़का यान पेज को ढूंढने के लिए जाना है। जिसे सुनकर क्राउन प्रिंस कहता है बाय द वे ये यान पेज कौन है। जिस पर एम्परर सोचते हुए कहता है कि मतलब तुमने अभी तक इस लड़के के बारे में नहीं सुना, तो चलो कोई बात नहीं, इस बात को भूल जाओ, मैं दूसरे प्रिंस को ये काम दे देता हूँ। इतना सुनते ही क्राउन प्रिंस कहता है कि नहीं, मैं जाऊंगा, आप ये काम मुझ पर छोड़ सकते हैं। जिसे सुनकर एम्परर कहता है तो चलो फिर ठीक है, जैसा तुम चाहो। और वे क्राउन प्रिंस को तैयारी करने के लिए कहता है क्योंकि मोग्रियन टेरिटरी की यात्रा बहुत लंबी होने वाली है। वही हर्बर्ट जो अभी भी कमरे में खड़ा है वह मजाक करते हुए कहता है कि उसे भी तैयारी करनी चाहिए क्योंकि जादूगरों को एडवेंचर्स पसंद नहीं, इसलिए उसे जाकर तैयारी करनी होगी, नहीं तो प्रिंस के लिए 3 मैजिशियन ढूंढना भी बहुत मुश्किल होगा। इतना कहकर वे बाहर चले जाता है और जैसे ही हर्बर्ट कमरा छोड़ता है उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। उसका असिस्टेंट जो उसके साथ है उससे पूछता है कि क्या वो मैजिशियंस ढूंढने के लिए टावर वापस जा रहा है, पर हर्बर्ट कहता है कि नहीं, उसे पहले किसी और जगह जाना है। सीन वापस से यान के ऊपर आता है और वो खिड़की के बाहर देखता है जैसे कि वो किसी का इंतजार कर रहा हो, क्योंकि उसे पता है कि इंपीरियल फैमिली उसके लिए बहुत ही जल्द आने वाली है। यान जानता है कि मैजिशियन उसकी स्किल से प्रभावित हुआ होगा और तुरंत अपने सुपीरियर को रिपोर्ट किया होगा, और जब करंट एम्परर को इसकी खबर मिलेगी तो वो प्रिंस को सोल्जर के साथ भेज देगा। उसे शक है कि हर्बर्ट भी आएगा जो कि आइवरी टावर का मास्टर है, और जल्द या देर इंपीरियल केसर और आइवरी टावर के बीच इंटरनल वार होने वाला है। यान इसे पुरानी जिंदगी से जानता है, वो नहीं जानता कि वो किस तरफ मदद करेगा, बस ये जानता है कि वो इस बार किसी से एक्सप्लॉइट नहीं
नहीं होना चाहता। जिसके बाद बाहर उसे मैजिशियन मिलता है जो एक मैजिक ऑर्ब पकड़े हुए है। वो कहता है कि एम्परर ने उसे एक इंपीरियल ऑर्डर दिया है, जिसे सुनकर यान कस्टम फॉलो करता है और घुटने के बल बैठ जाता है, जहाँ वो अपने चेस्ट पर अपना फीस्ट रखता है। जिसके बाद एम्परर का मैसेज यानी मैजिक ऑर्ब आता है और मैजिशियन उसे सुनाने लगता है। वो कहता है कि एम्परर ने यान पेज के दिखाए गए हाई मैजिक एबिलिटीज के बारे में सुना है और उसने क्योंकि इस एम्पायर में मैजिशियन के रूप में रिकॉग्नाइज प्राप्त किया है, इसलिए उसका नाम आइवरी टावर के रजिस्ट्री में रिकॉर्ड किया जाएगा। एम्परर यान को इंपीरियल कैसल बुलाने के लिए कहता है और वो अपने बड़े बेटे को उसे लाने के लिए भेज रहा है। जब मैसेज पढ़ लिया जाता है, यान खुद को उठाता है। तभी उसके सामने एक नाइट आता है और कहता है कि मेरा नाम सर आर्नोल्ड है और हम तुम्हें मोगरियन विलेज के लॉर्ड के कैसल तक ले जाने वाले हैं। वही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मोगरियन टेरिटरी का लॉर्ड मार्कस उनके आगमन का इंतजार कर रहा है और वो उन्हें अपने बच्चों की तरफ देखता है और कहता है कि उन्हें अपने गेस्ट के सामने अपनी बोली पर ध्यान देना होगा। हालांकि वो जवान है पर वो एक मैजिशियन है और एम्परर उसमें रुचि रखते हैं, इसलिए लॉर्ड मार्कस अच्छा इंप्रेशन छोड़ना चाहता है। तभी वहाँ पर यान अपनी माँ और सर आर्नोल्ड के साथ लॉर्ड मार्कस से मिलने के लिए आता है। लॉर्ड मार्कस अपने हाथ को यान को देखकर खोल देता है और उनका अपने कैसल में स्वागत करता है। यान अगले कुछ हफ्तों तक कैसल में रहता है, जो कि एक हॉट टॉपिक बन जाता है और मैट्स भी उसके बारे में बातें करती है कि कोई इतना छोटा बच्चा आखिर कैसे अपने हाथों से फायरबॉल बना सकता है। जिसके बाद हम यान को ट्रेनिंग ग्राउंड पर देखते हैं, जहाँ वो अपने मैजिक को प्रैक्टिस कर रहा है और अपना हाथ उठाकर एक स्पेल करता है फ्रॉस्ट नोवा, जिससे पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड आइस में जम जाता है। लेकिन यान इससे खुश नहीं होता और सोचता है कि ये काफी नहीं है। अगर वो अपने दूसरे शरीर में होता तो वो सिर्फ ग्राउंड को नहीं बल्कि पूरे कैसल को फ्रीज कर देता। उसकी पावर अभी लिमिटेड है, उसे कुछ चाहिए ताकि वो अपने माना की कमी को पूरा कर सके। अभी वहाँ पर एक बटलर आता है और वो यान से मदद मांगते हुए कहता है लॉर्ड मार्कस गायब हो गए हैं। जिस पर यान कहता है कि क्या मतलब कि वो गायब हो गए हैं। जिस पर वह बटलर बताता है कि वो अब तक लौट कर नहीं आए जब वो गॉब्लिन्स का शिकार करने गए थे। यान अपनी पुरानी जिंदगी याद करने की कोशिश करता है कि वो कहाँ हो सकते हैं। वो जानता है कि उनकी मौत का समय अभी तक नहीं आया, क्योंकि लॉर्ड मार्कस की हत्या ग्रीन रिवर के दुश्मनों ने की थी एक युद्ध से पहले। लेकिन इसमें अभी भी काफी टाइम है। उसका बेटा अपने पिता की मौत के बाद मोगरियन टेरिटरी को छोड़ देता है युद्ध से बचने के लिए और बाद में उसे उसके क्राइम्स के लिए सजाए मौत मिलती है। वही यान उस बटलर से कहता है कि वो जाए और उनके मैजिशियन से मदद मांगे। लेकिन वे बटलर यान को बताता है कि जो मैजिशियन यहाँ असाइंड है उन्हें दूसरे मिशन पर भेजा गया है और वो अभी मोगरियन टेरिटरी में नहीं है। जिसे सुनकर यान शौक होते हुए सोचता है कि क्या ये उससे संबंधित है और क्या उसने कुछ किया है जो टाइमलाइन को बदल रहा है। ये खतरनाक हो सकता है क्योंकि यान का सबसे पावरफुल वेपन ये है कि वो फ्यूचर के बारे में सब कुछ जानता है। अगर टाइमलाइन खराब होता है तो वो ये वेपन खो देगा। इसलिए यान उस बटलर से कहता है कि वो उन्हें लॉर्ड मार्कस को ढूंढने में मदद करेगा, क्योंकि अगर लॉर्ड मार्कस मर गया तो इससे टाइमलाइन पूरी तरह से बदल जाएगी। वो तुरंत तैयार होता है और अपना क्लोक पहनता है, लेकिन तभी उसकी माँ आवाज देती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम सर्च टीम के साथ माउंटेन जा रहे हो, लेकिन ये बहुत खतरनाक है क्योंकि तुम अभी भी एक बच्चे हो। यान अपनी माँ से कहता है कि चिंता मत करो, वो बच्चा हो सकता है लेकिन वो अभी एक मैजिशियन है और वे अपनी माँ से वादा करता है कि वे वापस आएगा। तभी लॉर्ड मार्कस की बेटी भी यान के पास आती है। वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसके भाई और पिता को वापस ले आए। वो कहती है कि वो कुछ भी करेगी अगर वो सफल होता है, चाहे वो पैसा हो, जमीन हो या फिर नौकरानियां, वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। तभी यान की नजर उसकी रिंग पर पड़ती है और वो कहता है कि वो उन्हें वापस लाएगा और उसे उसकी रिंग उधार में चाहिए क्योंकि वो उसे माना महसूस कर रहा है। वो कहता है कि ये रिंग उन्हें ढूंढने में मदद करेगी, इसलिए प्रिंसेस मान जाती है और उसे वह रिंग दे देती है। यान
उस रिंग को अपनी उंगली पर पहनता है और विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि ये रिंग बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी उसने अपनी पुरानी जिंदगी में देखी थी। इसे मोग्रियन रिंग कहते हैं। ये एक लो आर्टिफैक्ट है जो उस व्यक्ति के माना को बढ़ा देता है जो इसे पहनता है। लगता है लॉर्ड मार्कस ने इसे अपनी बेटी को दिया होगा। तभी प्रिंसेस इयान कहती है कि वो इसे वापस चाहती है क्योंकि ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है। जिसके बाद इयान नाइट्स की एक पार्टी बनाता है और लॉर्ड मार्कस को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जहाँ नाइट इयान को वहाँ लेकर जाते हैं जहाँ उन्होंने मार्कस को ट्रेस किया था। वहाँ बहुत सारे गॉब्लिन्स जमीन पर पड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी इंसान नहीं है। नाइट को शक है कि कोई मॉन्स्टर ने उन्हें पकड़ लिया होगा। तभी इयान अपने मैजिक का इस्तेमाल करके एक वॉल्फ को समन करता है, जिसे देखकर सभी नाइट्स हैरान होते हैं। लेकिन जब स्पेल कास्ट पूरा होता है तो एक प्यारा सा छोटा सा वॉल्फ आता है, फ्लफी बॉडी और हिलती हुई टेल्स के साथ, जिसे देखकर सभी नाइट्स निराश होते हैं। वही इयान कहता है कि मुझे ये वॉल्फ कम और पपी ज्यादा लग रहा है और वे उसे जमीन पर पड़े हुए खून को सूंघकर उसके ओनर को ढूंढने का ऑर्डर देता है। फिर बेबी वॉल्फ उस ब्लड को सूंघता है और रास्ता दिखाता है, जिस पर इयान कहता है कि सभी नाइट्स उस बेबी वॉल्फ को फॉलो करे। जिसके बाद सीन लॉर्ड मार्कस पर शिफ्ट होता है, जो अभी भी जिंदा है और गॉब्लिन्स को मार रहा है। तभी मार्कस और उसकी पार्टी गॉब्लिन के द्वारा घेर लिए जाते हैं और वो हर तरफ से आ रहे हैं, जिसे देखकर मार्कस अपने बेटे से कहता है कि वो मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करेगा और तुम मौका देखते ही कैसल की तरफ भाग जाना। जब मार्कस और उसका बेटा बात कर ही रहे होते हैं, तभी एक गॉब्लिन मार्कस पर हमला करने के लिए पीछे से आता है। उसका बेटा आखिरी पल में चीखता है डेड, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। गॉब्लिन और लेडी हवा में कूदकर लॉर्ड के सर पर अपना हथियार गिराने ही वाला होता है। तभी अचानक वहाँ पर एक आवाज आती है, फ्रोस्ट नोवा, और सब गॉब्लिन एक ही जगह पर फ्रीज हो जाते हैं। सब लोग ये देखकर हैरान होते हैं कि क्या हुआ। हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि इयान है, जिसने उन सभी की जान बचाई है। मार्कस इस सिचुएशन से इतना हैरान होता है कि वह बेहोश हो जाता है। जब वो फिर से जागता है तो वो कैसल में अपनी बेटी के साथ होता है। उसकी बेटी समझाती है कि इयान ने सबको बचाया है और लॉर्ड और उसका बेटा 2 दिन से सो रहे हैं। तभी वे बटलर, जिसका नाम होगर है, कमरे में आता है और देखकर खुश होता है कि लॉर्ड मार्कस जाग गया है। तभी मार्कस पूछता है कि क्या सभी लोग सेफ है। वे बताता है कि नहीं, 12 सोल्जर अभी तक नहीं लौट पाए। मार्कस इस खबर से उदास होता है और वो पूछता है कि इयान अब कहाँ पर है, क्योंकि वो उससे मिलना चाहता है। जिसे सुनकर होगर तुरंत ट्रेनिंग ग्राउंड में इयान से मिलता है और उससे कहता है कि लॉर्ड जाग गए हैं और वो उससे रिसेप्शन रूम में मिलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। जिसके बाद इयान होगर के साथ अंदर चला जाता है, जहाँ मार्कस उसका बेटा लवी इयान का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं उन्हें बचाने के लिए। वही लॉर्ड कहता है कि उसने मोग्रिएट के प्रेजेंट और फ्यूचर लीडर को प्रोटेक्ट किया है। सिर्फ यही नहीं, उसने गॉब्लिन को हराकर टेरिटरी की रक्षा भी की है। अगर वो इसके लिए इयान को कोई रीपेमेंट नहीं करता तो वो बेहतर महसूस नहीं करेगा। इसलिए वो इनाम के नाम पर एक टेबल पर रखे बॉक्स की तरफ इशारा करता है। जब इयान इसे खोलता है तो उसे उसके अंदर वो मोग्रियन रिंग मिलती है जो उसने उधार ली थी। मार्कस बताता है कि उसने सुना था कि इयान ने पहले इसमें माना को महसूस किया था, पर मार्कस ने सोचा ये सिर्फ एक पुराने परिवार का खजाना है। तभी इयान उसे समझाता है कि ये एक रिंग है जो कि उसके पहनने वाले माना को बढ़ाने की शक्ति देती है और इसने उसे गॉब्लिन्स को हराने में बहुत मदद की थी। जिसे सुनकर लॉर्ड कहता है कि वो इस रिंग को रख सकता है और इसे एक टोकन समझे, एक वादे का टोकन कि आपसे मोग्रियन परिवार हमेशा उसका सम्मान करेगा, जैसे एक इटर्निटी ऑनर गेस्ट। इयान का यहाँ हमेशा के लिए स्वागत किया जाएगा और वो हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे जब भी उसे मदद की जरूरत होगी। मार्कस और लवी अपना सर झुकाते हैं और कहती है कि ये वादा फ्यूचर जनरेशन तक चलेगा और हजारों साल तक रहेगा, जिससे इयान ग्रेटफुल होता है और लॉर्ड से पूछता है कि क्या इस टेरिटरी में कोई अल्केमिस्ट है जो कि एलेक्सर बनाने में स्किल्ड हो। मार्कस उसे बताता है कि लोयड विलेज में एक अल्केमिस्ट है जिसका नाम रेथियो है। इयान ने अपनी पुरानी जिंदगी में रेथियो का नाम कभी नहीं सुना था और वे उम्मीद करता है कि वे इसके लिए एलेक्सर बना पाए जो कि उसके लो माना लेवल को कंपेंसेट कर सके। इसलिए वो नाइट के एक छोटे से ग्रुप के साथ निकल पड़ता है इस लोयड विलेज में रेथियो को ढूंढने के लिए जो लॉर्ड ने उसे बताया था। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि गांव आग में जल रहा है। एक डाकू जिसके आंख पर एक पेच है अपने लोगों से कहता है कि बच्चों को ले लो ताकि वो जल्दी
जल्दी से अगले स्थल पर जा सके। एक लड़का जिसका नाम डोगलस है एक और चीख मार रहा है अपनी फैमिली के पास जाने के लिए। उसका पिता उसे अपने पास बुलाता है पर वे डाकू उसे जमीन पर धक्का दे देता है और उसे चाकू से मारने की तैयारी करता है और कहता है कि वो उसे लड़ने की वजह से सजा देगा। तभी अचानक से एक बर्फ का टुकड़ा उस डाकू के पीछे लगता है जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। वही बचे हुए बैंडेड ये देखकर हैरान होते हैं और समझ नहीं पाते कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी आसमान से और ज्यादा बर्फ के टुकड़े गिरने लगते हैं जो कि उन डाकुओं को डर से भाग जाने पर मजबूर कर देते हैं। हमें पता चलता है कि ये बर्फ का स्पेल इयान ने किया था जो कि एक नजदीक के क्लिफ के एज पर खड़ा हुआ सिचुएशन को देख रहा था और वे कहता है कि उसकी नई रिंग वाकई में मदद कर रही है क्योंकि इसने उसके माना को काफी बढ़ा दिया है। जिसके बाद वो गांव के लोगों के पास जाता है जो उन नागरिकों के लिए शोक मना रहे हैं जो कि अब मारे जा चुके हैं। वही यान उस अल्केमिस्ट को ढूंढता है जिसके लिए वो यहाँ पर आए हैं। तभी वो दूर से किसी को अल्केमिस्ट का नाम बुलाते हुए सुनता है और तुरंत घूमता है देखने के लिए कि वो कौन है। ये डोगलस था और लगता है कि उसका पिता रेथियो वही अल्केमिस्ट है जिसके लिए यान यहाँ पर आया है पर वो बहुत ही ज्यादा बुरे हालात में है। तभी यान डोगलस से कहता है कि क्या वो रेथियो को देख सकता है और जब वो देखता है कि उसका रंग पीला है और उसके बालों पर सफेद धब्बे है तो वे तुरंत जान जाता है कि ये माना पॉइजनिंग है जिसमें किसी व्यक्ति के दिमाग पर एक सर्टेन अमाउंट पर माना डाला जाता है जिससे वह व्यक्ति जब तक जिंदा रहेगा तब तक उसे दर्द होता रहेगा। इसलिए इस पॉइजन को द कस्ड ऑफ द गॉड भी कहा जाता है। जिसके बाद यान अपने हाथ को अल्केमिस्ट के माथे पर रखता है और अपने प्योर माना को डालकर दर्द को थोड़ा कम करने की कोशिश करता है और ये काम कर जाता है। जिसके बाद यान जाने के लिए तैयार होता है ये देखकर कि वो अब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन डोगलस उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि उसने क्या किया, क्या उसके पिता ठीक हो जाएंगे। जिस पर यान बड़े दुख भरे दिल से उसे समझाता है कि उसके पिता के कर्ज का इलाज नहीं हो सकता, उसने उन्हें सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ दिया है। आखिर में रेथियो फिर से दर्द महसूस करेगा। ये सुनकर डोगलस का दिल टूट जाता है और वो कहता है कि उसे जल्दी से एक लेंडियोर फ्लावर ढूंढना होगा ताकि वो अपने पिता के लिए एक दवा बना सके। और वो यान को धक्का देकर चला जाता है जिसे देखकर एक आदमी कहता है कि डोगलस तुम कहाँ जा रहे हो। इसी पल यान को याद आता है कि उसने अपनी पुरानी जिंदगी में डोगलस का नाम सुना था। डोगलस पूरे एम्पायर का सबसे आउटस्टैंडिंग एल्केमिस्ट में से एक था जो कि मैजिशियन से नफरत करता था। तभी यान घूमता है और डोगलस को पकड़ लेता है और उसे बताता है कि वो अकेला जंगल में नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ अभी भी बैंडेड्स हो सकते हैं। जिस पर डोगलस उसका विरोध करता है और कहता है कि अगर वो ये फूल नहीं ढूंढेगा तो उसका पिता मर जाएगा। यान जब देखता है कि डोगलस नहीं रुक रहा तो वो उसे अपने मैजिक का इस्तेमाल करके सुला देता है और सोचता है कि वो क्या करे। क्या उसे अभी डोगलस को मार देना चाहिए ताकि पॉइजन फ्यूचर में कभी भी बढ़े ही ना, क्योंकि डोगलस ने ही वे पॉइजन बनाया था जिसे यान ने पुरानी जिंदगी में पिया था। लेकिन वो जल्दी अपने आप को संभाल लेता है और कहता है कि अगर वो जल्दी करेगा तो टाइमलाइन पूरी तरह से खराब हो सकती है। डोगलस के पास एम्पायर की हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन एल्केमिस्ट बनने की क्षमता है और यान उसे अपनी तरफ करने के लिए सोचता है। लेकिन अगर वो ऐसा करेगा तो भी ये कोई गारंटी नहीं है कि वो फ्यूचर में उसे धोखा नहीं दे। यान ये सोच ही रहा होता है तभी वहाँ पर सर आर्नोल्ड आ जाते हैं। आर्नोल्ड डोगलस को जमीन पर देखकर हैरान होते हैं। यान कहता है कि उसने उसे सुला दिया है क्योंकि वो कुछ बेकार करने ही वाला था। यान सर आर्नोल्ड से कहता है कि वो उसे गांव वापस ले जाए। जिसके बाद यान जंगल की तरफ चला जाता है। फिर सीन वापस से रात के वक्त शिफ्ट होता है जहाँ रेथियो डोगलस के पास आता है जो कि अब जाग गया है और अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ है क्योंकि रेथियो ने एक नाइट से सुना था कि उसने पहले कुछ बेकार करने की कोशिश की है। डोगलस उसे समझाता है कि वो सिर्फ एक फूल ढूंढना चाहता था जो कि रेथियो की मदद कर सके। रेडियो सर झुकाते हुए अपने बेटे से कहता है कि ऐसा कुछ करना बेकार था जबकि जंगल में अभी भी डाकू मौजूद थे। जिसे सुनकर डोगलस गुस्सा होता है, बिस्तर पर उठता है और पूछता है कि वो क्या करेगा। वो इस खास फूल को 1 साल से ढूंढ रहे हैं बिना किसी सफलता किए। अगर वो इसे नहीं ढूंढते तो रेथियो मर जाएगा। तभी अचानक से उसे बाहर एक आवाज सुनाई देती है। दोनों अपने सर को मोड़ते हैं और पूछते हैं कि वहाँ पर कौन है। वही बाहर से एक क्लोक पहना हुआ बंदा कहता है उसने सुना है कि तुम लोग लेंडियोर फ्लावर ढूंढ रहे हो। जिसे सुनकर रेथियो दरवाजा खोलता है और हमें दिखाया जाता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि यान है। यान उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए माफी
माफी मांगता है। वही डॉगलस यान को देखकर कहता है कि तुम तो वही दिन वाले मेज हो। जहाँ यान टेबल पर एक ऑब्जेक्ट रख देता है, जिसे देखकर रेथियो पूरी तरह से स्पीचलेस होता है और वो देखता है लैंडियोर फ्लावर जो कि बर्फ में सील है। यान कहता है कि वो उन्हें फूल दे देगा अगर वो पहले एक सवाल का जवाब देंगे। वो जानना चाहता है कि उन्होंने इस फूल के बारे में कैसे सुना, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं। रेथियो को मजबूरी में ये बताना पड़ता है कि उसने ये अपने पिता की एक किताब में पढ़ा था, इसलिए वो किताब निकालता है और एक स्पेसिफिक पेज पलटकर पढ़ने लगता है कि लैंडियोर फ्लावर एक ऐसा पौधा है जो कि माना को न्यूट्रलाइज कर सकता है और सिर्फ नॉर्थ के देशों में ही मिलता है। इसमें 12 गहरे बैगनी कलर के पंखुड़ी होती है और इसकी पत्तियां और तने बहुत ही जहरीले हैं। रेथियो समझाता है कि उसका पिता भी अल्केमी की रिसर्च करता था और ये उनके परिवार का व्यवसाय है, जिस पर यान कहता है कि इसका मतलब तुम्हें ये भी पता होगा ये उन जादूगरों के लिए बहुत ही खतरनाक जहर का काम करता है जिनके पास माना हार्ट और माना ब्रेन दोनों है। लेकिन रेथियो इस पर इंसिस्ट करता है और कहता है कि उसका परिवार कभी भी ऐसा एलेक्सिर नहीं बनाएगा जो लोगों को नुकसान पहुंचा सके। वो कभी भी किसी मैजिशियन को जहर नहीं देगा और वो इस पर अपने परिवार की इज्जत की कसम खाता है। वही यान डॉगलस की तरफ देखता है जो कि इस बात पर थोड़ा नर्वस लग रहा था। जिसके बाद यान उस फूल को उठाता है और बर्फ को पिघला देता है। वो अल्केमिस्ट का शुक्रिया अदा करता है उसके सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन जब बर्फ पिघल जाती है तो वो रेथियो से माफी मांगता है क्योंकि वे फूल सूख जाता है। यान बताता है कि वे इसे सही से हार्वेस्ट नहीं कर पाया, जिसे देखकर रेथियो कहता है कि इसका मतलब तुमने मुझे धोखा दिया है। जिस पर यान कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें ये बस दिखाना चाहता हूँ कि मैं कभी भी उस लैंडियोर फ्लावर को फाइंड कर सकता हूँ। और वे रेथियो के सामने डील रखता है कि वो मैजिक का इस्तेमाल करके उसके दर्द को कम करेगा जब तक वो फूल हार्वेस्ट करने का कोई तरीका नहीं ढूंढ लेती। लेकिन इसके बदले रेथियो को उसके साथ कैपिटल चलना होगा, जहाँ यान चाहता है कि वो एक स्पेशल एलेक्सिर बनाए जो कि उसके माना की कमी को दूर करे और जब उसकी माँ बीमार हो जाए तो उसके लिए एक दवा भी बनाए। जिसे सुनकर रेथियो कंफ्यूज्ड होता है और वो पूछता है कि क्या वो किसी और से ये काम नहीं करवा सकता क्योंकि वो अल्केमी में इतना अच्छा नहीं है। लेकिन यान इस पर इंसिस्ट करता है कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो कि उसकी तरफ हो और कस्टम एलेक्सिर बना सके। जिस पर रेथियो यान से कहता है कि क्या वे उसे सोचने के लिए थोड़ा समय दे सकता है। ये सुनकर यान कहता है कि ऑफ कोर्स तुम्हारे पास कल सुबह तक का समय है। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि यान कैपिटल वापस जाने के लिए तैयारी कर रहा है। एक नाइट उसे मिलता है और कहता है कि सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है और वो अब निकलने के लिए तैयार है। जिसे सुनकर यान उदासी से सर झुकाता है और रेथियो के घर की तरफ देखते हुए सोचता है कि उसे अभी तक रेथियो से कोई जवाब नहीं मिला और वो सोचता है कि इसका मतलब यह है कि वो अब नहीं आएगा। और जैसे ही वो जाने वाला होता है तभी उस घर से दरवाजा खुलता है और रेथियो और डॉगलस बाहर आते हैं। उन्होंने अपना फैसला ले लिया है कि वो यान के साथ चलेंगे क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए उन्हें ट्राई करना होगा। वही डॉगलस यान की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या वो वाकई में उसके पिता के कर्ज को ठीक कर सकता है। जिसे सुनकर यान मुस्कुराता है और प्रॉमिस करता है कि वो ऐसा करेगा। जिसे सुनकर डॉगलस मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर ऐसा है तो क्या फिर मैं आपको कैप्टन बुला सकता हूँ। जिस पर यान मान जाता है और अपने मन में सोचता है कि क्या वे खतरनाक डॉगलस अपने बचपन में ऐसा ही था। अभी वहाँ एक नाइट आता है और कहता है कि उन्हें तुरंत लॉर्ड के कैसल वापस जाना चाहिए क्योंकि उन्हें अभी हाल ही में पता चला है कि क्राउन प्रिंस हाइडन नदी पार कर चुके हैं और वे जल्द ही मोग्रियन टेरिटरी पहुंच जाएंगे। यान ये सुनकर हैरान होता है कि वो इतनी जल्दी वहाँ पर है और उन्होंने सिर्फ अभी ही उनसे संपर्क किया था। वो नाइट से कहता है कि अगर वो टाइम पर वापस जाना चाहता है तो उसे मुझे ये घोड़ा उधार देना होगा और वे घोड़े के पास जाकर उस पर अपना मैजिक स्पेल यूज करता है जिससे वे घोड़ा पूरी तरह से यान का पालतू बन जाता है। ये देखकर रेथियो और वे नाइट पूरी तरह से हैरान होते हैं। वही यान घोड़े पर बैठकर सीधा टेरिटरी की तरफ बढ़ जाता है। फिर सीन प्रिंस पर शिफ्ट होता है जो कि एक सफेद केरियाज में है। केरियाज के अंदर प्रिंस हाइडन कुछ सोचता है। वो अपने पिता से की गई बात याद करता है कि जब वो निकल रहा था तो उसके पिता ने उसे बताया था कि फिफ्थ प्रिंस और टावर मास्टर हर्बर्ट एक साथ नजदीक हो रहे हैं और गद्दी के लिए टावर मास्टर का काफी प्रभाव है कि वो किस तरफ खड़े होते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एम्परर हाइडन से कहता है कि अगर वो अपनी पोजीशन को अपने भाई से खोना नहीं चाहता तो उसे कुछ भी करके यान को उसकी तरफ लाना होगा। हाइडन केरियाज में ये बातें याद कर रहा था और वो इससे स्ट्रेस्ड हो जाता है। वो गुस्सा होता है कि आइवरी टावर के मैजिशियन उसको थ्रोन के लिए सपोर्ट नहीं करते और
और उसके भाई रेगनर को उसकी जगह लेने की इच्छा रखते हैं। इसलिए हाइडन खुद से कहता है कि जब वो आखिर में एम्परर बनेगा तो वो उन सभी एनोइंग मैजिशियन को आइवरी टावर से हटा देगा। तभी हमें सेकंड इंपीरियल नाइट कैप्टन ओलिवर को दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि योर हाइनेस, मुझे पता है कि हमें थोड़ी देर हो चुकी है, लेकिन हमें मोगरियन फैमिली को ये बता देना होगा कि हम कहाँ पर है। इससे हमें ये पता चलता है कि हाइडन ने लॉर्ड मार्कस को ये नहीं बताया है कि वो कब आने वाले हैं। जिसके बाद हमें 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जानबूझकर हाइडन अपने आप से मुस्कुराता है और सोचता है कि चलो देखते हैं कि महान मोगरियन लॉर्ड कैसे सिर्फ 2 दिन के नोटिस पर हमारे आगमन की तैयारी करेंगे। जिसके बाद हमें वापस से मोगरियन टेरिटरी में लॉर्ड मार्कस को दिखाया जाता है, जो कि बहुत पैनिक है। मार्कस अपनी मेड से कहता है कि ये सुनिश्चित करे कि यहाँ डस्ट का एक छोटा सा टुकड़ा भी ना हो। ये कैसल प्रिंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी आ रहे हैं, इसलिए उसके पास तैयारी करने के लिए बिल्कुल समय नहीं था। तभी वहाँ बटलर होगर आकर बताता है कि उनकी पार्टी का ज्यादातर हिस्सा यहाँ आ गया है और प्रिंस ज्यादा दूर नहीं है। जिसे सुनकर लॉर्ड मार्कस पूछता है कि क्या यान आ चुका है, जिस पर होगर कहता है कि नहीं, वो अभी तक यान को ढूंढने में असफल है। वही ज्यादा देर नहीं होती, ये हाइडन का कैरियज आ जाता है, जिसे अनेक घोड़े और नाइट्स लीड कर रहे हैं। फिर हाइडन बहुत ही शान से कैरियज से नीचे उतरता है। वही मार्कस अब भी बहुत नर्वस दिख रहा है, क्योंकि यान अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा है। लेकिन खुशकिस्मती से एक घोड़ा आखिरी पल पर वहाँ आता है, जहाँ यान उसकी पीठ पर सोए हुए है। वो अपना सर उठाता है और सबसे माफी मांगता है कि वो लेट हो गया। यान घोड़े से उतरता है और आगे बढ़कर मार्कस के साथ प्रिंस का स्वागत करता है, जहाँ हाइडन उस पर नजर डालता है और पूछता है कि क्या ये वही बच्चा मैजिशियन है जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। वही यान की नजर हाइडन के साथ खड़े हुए साथियों पर पड़ती है और वो एक लड़की को देखकर कहता है कि ये तो सिसिलिया है, जो कि कोल्डवुड एम्पायर की एक स्पाई है। फिर हमें मोगरियन कैसल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कैप्टन ओलिवर हाइडन से कहते हैं कि योर हाइनेस, आपको ज्यादा शराब नहीं पीनी चाहिए। जिसे सुनकर हाइडन थोड़ा सा चिड़चिड़ाते हुए कहता है कि यह सिर्फ वो वाइन ही है जो उसे अच्छी लग रही है, बाकी सब बेकार है, और वो यान को भी पसंद नहीं करता। जिसे सुनकर ओलिवर बस चुप रहता है। वही कैसल के किसी और हिस्से में सिसिलिया, जो कि कोल्डवुड एम्पायर की स्पाई है, उसे ये कंफर्म करने का ऑर्डर मिला है कि यान के बारे में जो अफवाहें हैं वो सच है या फिर नहीं। अगर ये सच है तो उसे यान और उसकी माँ को जिंदा पकड़कर कोल्डवुड एम्पायर वापस ले जाना है। जिसके लिए वो यान को आसपास देखती है, पर उसे वो कहीं नहीं दिखाई देता। और फाइनली वो यान को ट्रेनिंग ग्राउंड पर पाती है। ये रात का वक्त है और यान अभी भी वहाँ पर है। सिसिलिया अपने आप से मुस्कुराती है और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए उस पर अपने मैजिक मिसाइल से हमला करती है, जिसे यान तुरंत ही एक शील्ड लगाकर रोक देता है और सिसिलिया से पूछता है कि कौन हो तुम। जिसे सुनकर सिसिलिया मुस्कुराती है और कहती है कि वो बस अपने जूनियर के साथ मजाक कर रही थी। लेकिन यान सीरियस हो जाता है और उसे उसके पूरे नाम से बुलाता है, सिसिलिया कोल्ड वॉकर। जिसे सुनकर सिसिलिया पूरी तरह से हैरान होती है और वो यान से पूछती है कि उसने उसका नाम कैसे जाना। जिस पर यान कहता है कि ऑफ कोर्स उसे सब कुछ पता है। और वो अपने मन में सोचता है, क्योंकि वो अपनी पुरानी जिंदगी में कोल्ड वॉकर स्पाई को खत्म करने वाला था। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और उन जासूसों के नाम बताता है जो कि कैसल में मौजूद है। सिसिलिया हैरान होकर हल्का सा पीछे होती है और सोचती है कि यान पागल है। वो डेफिनेटली ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि यान सब कुछ जानता होगा, लेकिन धीरे धीरे वो समझती है कि यान सिर्फ एक बच्चा है, जबकि वो एक ज्यादा पुरानी मैजिशियन है। इसलिए वो मुस्कुराती है और यान पर एक फायर अटैक लॉन्च करने के लिए तैयार होती है और उस पर एक जोरदार हमला करती है और सोचती है कि यान मर गया होगा। अभी वे ये देखकर हैरान होती है कि यान अभी तक जिंदा है और वो अपना मैजिक अटैक चार्ज कर रहा है। सिसिलिया आसमान की तरफ देखती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि यान ने चांद को एक बंच ऑफ आइस क्रिस्टल से ढक दिया है जो कि गिरने वाले हैं। यान सिसिलिया से कहता है कि उसने पहले से ही ये प्रेडिक्ट कर लिया था कि तुम उसे ढूंढोगी, इसलिए वह ट्रेनिंग ग्राउंड पर बस उसका इंतजार कर रहा था। फिर वो अपने हाथ उठाता है और आइस क्रिस्टल को बुलेट की तरह आगे भेजता है, जिससे बचने के लिए सिसिलिया एक शील्ड बना लेती है। लेकिन उसकी शील्ड ज्यादा देर तक काम नहीं करती और वह क्रैक होने लगती है। वही यान सिर्फ आइस क्रिस्टल के साथ रुकता नहीं, वो अपने हाथ में से एक बड़ा सा फायर बॉल समन करता है और उसे सिसिलिया की तरफ पुश करता है। जिसे देखकर सिसिलिया कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा
तो मैं यहाँ पर मारी जाऊंगी। और वो अपनी शील्ड को छोड़कर वहाँ से भागने लगती है। अभी यान के फायरबॉल से वह ब्लास्ट होता है जिससे वे जमीन पर गिर जाती है। यान धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है कि वो उसे एक्सपोज करने वाला है कि वो एक स्पाई है। जिसे सुनकर सिसिलिया मुस्कुराती है और कहती है कि तुम्हारे पास प्रूफ करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है और लोग एक बच्चे पर विश्वास नहीं करेंगे। तभी यान कहता है कि उसके पास कोल्ड वॉकर स्पाइसेस के बारे में एविडेंस है जो शायद तुम्हें खुद भी नहीं पता होगा। और ज्यादा देर नहीं लगती कि नाइट कैप्टन ओलिवर आ जाता है और वो पूछते हैं कि क्या हुआ। वही दूसरे लोग सिसिलिया को घायल देख उसके पास जाते हैं, जहाँ यान बोलता है ये सब उसने किया है और वो दावा करता है कि उसने सिसिलिया को किसी मास्क पहने वाले बंदे से बात करते हुए देखा था और जब सिसिलिया ने उसे पकड़ लिया तो उसने उसे मारने की कोशिश की ताकि वो चुप हो जाए। ओलिवर के लिए ये विश्वास करना बहुत मुश्किल था, लेकिन यान दावा करता है कि उसके पास प्रूफ है और वो कहता है कि सिसिलिया के शरीर पर एक स्पेशल मार्किंग है जो कि सभी कोल्ड वॉकर स्पाइसेस के पास होती है। जिसे सुनकर ओलिवर कहता है कि सिसिलिया के शरीर को मार्किंग के लिए चेक किया जाए। दो आदमी उसके सामने खड़े होते हैं, कहते हैं कि ये ठीक नहीं होगा, लेकिन ओलिवर अपनी तलवार निकालता है और कुछ नाइट गर्ल्स को बुलाता है ताकि वो सिसिलिया को सर्च कर सके। जिसे देखकर सभी लोग उसकी बात मानते हैं और अब कोई बहस नहीं होती। सर्च के बाद नाइट्स ओलिवर को बताती है कि उन्होंने उसके शरीर में कोई मार्किंग नहीं ढूंढी। जिसके बाद नाइट कैप्टन ओलिवर यान की तरफ देखता है ये जानने के लिए कि क्या वो झूठ बोल रहा है, लेकिन यान उसे भरोसा दिलाता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा। इसलिए वो सिसिलिया की तरफ बढ़ता है और अपना हाथ उसकी पीठ पर रखकर एक मैजिक स्पेल कास्ट करता है जिससे उसकी उंगलियों से एक नीली रोशनी निकलती है और वो मार्किंग जो वो बात कर रहा था सिसिलिया की गर्दन के पीछे दिखाई देती है। ये एक सर्कल है जिसमें एक ट्रायंगल है और अजीब से सिंबल है। सिसिलिया को भी ये नहीं पता था कि उसके पास एक मार्क है और यान अपने आप से मुस्कुराता है क्योंकि उसने सील के बारे में अपनी पुरानी जिंदगी में एक एडमिनिस्ट्रेटर से इंट्रोगेशन करने के बाद जाना था कि कोल्ड वॉकर को जब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भेजा जाता है तब उनकी बॉडी पर मार्किंग की जाती है और उन्हें खुद भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती। वही दूसरी तरफ ओलिवर और दूसरी नाइट ये देखकर हैरान है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये मार्किंग का क्या मतलब है और उन्होंने इसे पहले कभी नहीं देखा था। इसलिए करंट सिचुएशन को देखते हुए वो सोचता है कि पहले सिसिलिया की चोटों का इलाज करना बेहतर होगा और फिर बाद में उसे इंटेरोगेट करेंगे। जिसके बाद वे दो मैजिशियन से कहता है कि वो एक मानव प्रिजन तैयार करे ताकि वो इस वक्त भाग ना सके। फिर कैप्टन ओलिवर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ यान की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं कि अगर आज जो तुमने कहा है वो सच है तो उसे तुरंत अपने महाराज को रिपोर्ट करना होगा। और वो सीधा प्रिंस हाइडन के पास जाता है और उसे बताता है कि आखिर कैसे यान ने सिसिलिया यानी एक थर्ड क्लास मैजिशियन को हरा दिया। ये सुनकर हाइडन बहुत प्रभावित होता है क्योंकि उसे नहीं लगा था कि ये बच्चा इतना स्ट्रॉन्ग होगा और वो ओलिवर से पूछता है कि यान के बारे में उसका क्या विचार है। जिस पर ओलिवर कहता है कि लगता है उसकी स्किल के बारे में जो अफवाहें है वो सच है, लेकिन जिस तरह से वो बोलता है और बिहेव करता है वो एक बच्चे के लिए बिल्कुल भी अनयूजुअल है। जिसे सुनकर प्रिंस हाइडन ओलिवर को ऑर्डर देता है कि वो यान से मिलना चाहता है। जिसके बाद हमें यान को दिखाया जाता है जो कि हाइडन के सामने सर झुकाता है और रिस्पेक्ट से प्रिंस का स्वागत करता है। जिसे देखकर हाइडन कहता है कि मैंने सुना है कि आइवरी टावर से भेजे गए मैजिशियन में से एक कोल्डवुड स्पाई है और तुमने उसे एक्सपोज करके उसे फाइट में हराया है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। और वो यान से पूछता है कि क्या उसे कोई खास चीज चाहिए। ये सुनकर यान थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाता है और सोचता है कि प्रिंस शायद मेरी रियल इंटेंशन जानना चाहता है। इसलिए यान ऊपर देखता है और कहता है कि अगर प्रिंस को इससे कोई समस्या ना हो तो वो इंपीरियल कैसल के रास्ते पर ओल्ड आइवरी टावर को देखना चाहता है। हाइडन ये सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है और सोचता है कि ये बच्चा आखिर क्यों उस ओल्ड अबेंडेड आइवरी टावर को इनाम के रूप में देखना चाहता है। वह देखने के लिए तो कुछ भी नहीं है। जिस पर यान कहता है कि ये एक ऐसी जगह है जिसके बारे में उसने सिर्फ सुना है और वो हमेशा वहाँ जाना चाहता था। जिसे सुनकर प्रिंस इस बात से सहमत हो जाता है। वही यान अपने आप में मुस्कुराता है और सोचता है कि लगता है मैं इस बार उसे बहुत ही जल्दी पालूंगा। ओल्ड आइवरी टावर के डीपेस्ट बेसमेंट में एक आइटम है जिसे ड्रैगन टंग बुक कहते हैं। बुक में ड्रैगन की भाषा में उसकी पुरानी जिंदगी में टाइम मैजिक की रिसर्च के बारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। ये एक ऐसी किताब है जो कि टाइम मैजिक की एसेंस के रिकॉर्ड रखती है
है। पिछली जिंदगी में उसने इसे अपने मरने से कुछ ही साल पहले पाया था, इसलिए वो उस किताब के सिर्फ एक छोटे से ही भाग को समझ पाया था। और वो सोचता है कि अगर वो इस किताब को इस छोटी सी उम्र में पढ़ता है तो वो कितना समझ पाएगा। जिसके बाद फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी लोग एम्परर के इंपीरियल कैसल की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं। वही यान की माँ वेनेसा बहुत एक्साइटेड होती है, क्योंकि ये उसका पहली बार है जब वो मोग्रियन से इतना दूर ट्रेवल कर रही है। जहाँ रेथियो फ्लर्ट करते हुए कहता है कि वो वेनेसा का गाइड बनेगा जब वो कैपिटल पहुंच जाएंगे, क्योंकि उसने कैपिटल में काफी समय तक काम किया है। ये सुनकर वेनेसा ब्लश करती है और उसका शुक्रिया अदा करती है इतना दयालु होने के लिए, जिसे देखकर यान थोड़ा चुप होता है और सोचता है कि यह आदमी उसकी माँ से फ्लर्ट क्यों कर रहा है। लेकिन तभी उसे नाइट के वाइस कैप्टन पॉल द्वारा बताया जाता है कि वे लोग ओल्ड आइवरी के पास आ गए हैं और वो यहाँ 2 दिन तक रहने वाले हैं। इसी दौरान यान जब चाहे टावर को एक्सप्लोर कर सकता है और पॉल सबको एक गांव के पास ले जाता है ताकि उन्हें अगले कुछ दिनों के लिए सुकून मिल सके। यहाँ कॉमनर प्रिंस का स्वागत करते हैं और कहते हैं कि वो उन्हें यहाँ देखकर बहुत इज्जत महसूस कर रहे हैं। वही हाइडन उनसे उनके दयालुपन का शुक्रिया अदा करता है। जहाँ यान ये देखकर हैरान होता है कि प्रिंस कॉमनर के साथ इतना अच्छा बिहेव कर रहा है। वही जब उसने अपनी पुरानी जिंदगी में उससे मिला था तो हाइडन हमेशा उसका स्वागत दुश्मनी भरे अंदाज से करता था। ये शायद इसलिए था क्योंकि यान हमेशा उसके भाई प्रिंस रेगनर के साथ होता था, जबकि इस जिंदगी में हाइडन मुझे ब्राइट स्माइल के साथ दिखाई देता है, कॉमनर से बात करते हुए, जो नोबल्स या रॉयल्टी नहीं है। जिसे देखकर यान समझ जाता है कि आखिर क्यों करंट एम्परर इसे इतना पसंद करता है। तभी डोगलस यान को बुलाता है ये जानने के लिए कि वो ओल्ड आइवरी टावर में कब जाने वाले हैं, क्योंकि डोगलस भी उसके साथ जाना चाहता है। जिसे सुनकर यान सोचता है कि अगर वो डोगलस के साथ बेसमेंट में जाएगा तो शायद वे बुक ढूंढ नहीं पाएगा, इसलिए वे कहता है कि वे लोग कल सुबह जाएंगे। जिसे सुनकर डोगलस अंदर जाने के लिए सुपर एक्साइटेड होता है। वही रेथियो और वेनेसा दूर से उन्हें देखकर खुश होते हैं कि उनके बच्चे आपस में मिल रहे हैं। रेथियो वेनेसा से पूछता है कि क्या यान हमेशा से इतना मेचर रहा है, क्योंकि वो दूसरे 12 साल के बच्चों की तरह नहीं है। जिस पर वेनेसा बताती है कि वो जल्द ही मेचर हो गया था, क्योंकि वो अपने मरे हुए पिता को बहुत याद करता है। हालांकि वो ये नहीं कहता, लेकिन वेनेसा देख सकती है कि वो अपने परिवार में अपने पिता की कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। उसका पिता उसकी तरह मैजिशियन नहीं था, वो बस एक आम सा आदमी था जिसका नाम प्राण था। और यान के जन्म से पहले वो एक दिन काम पर गया और अचानक से गायब हो गया। जिसे सुनकर रेथियो उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है, लेकिन वेनेसा कहती है कि कोई बात नहीं, और वो सोने की तैयारी करते हैं क्योंकि कल एक बिजी दिन होने वाला है। फिर हमें थोड़ा पास्ट के बारे में बताया जाता है, जहाँ यान अपनी पुरानी जिंदगी में हवा और सितारों का पीछा करते हुए यात्रा करता था। वार खत्म हो चुकी थी और उसने आइवरी टावर और एम्परर को छोड़ दिया था। उसने अपने दिन बिना किसी डेस्टिनेशन के बिताए, इसी वजह से वो ओल्ड आइवरी टावर और बेसमेंट की बुक तक पहुंचा। वो सोचता है कि क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट था या फिर कुछ और, लेकिन प्रेजेंट में वो अभी वही खड़ा है और अपने बचपन के शरीर में आइवरी टावर वैसा ही दिख रहा है जैसे उसने अपनी पुरानी जिंदगी में 30 साल पहले देखा था। 300 साल पहले यहाँ आइवरी टावर के मैजिशियन और ड्रैगन के डिसेंडेंट्स के बीच युद्ध हुआ था। ड्रैगन के डिसेंडेंट्स को ड्रैगोलियन कहते थे और उनका ब्लैक मैजिक बहुत स्ट्रॉन्ग था और ऐसा लग रहा था कि वो एम्पायर को हरा देंगे। अभी एक स्किल्ड मैजिशियन और उस समय का प्रिंस जिसका नाम मिशेल था, उसने आइवरी टावर को लीड किया। उन्होंने ड्रैगोलियंस को एक्टिवली सरपास किया और गार्गोइल को एनिहिलेट कर एम्पायर के अंदर शांति को सुरक्षित रखा। युद्ध के बाद मिशेल ने एम्परर बनने से मना कर दिया, बल्कि इसके बजाय वो आइवरी टावर का मास्टर बन गया। उसने करंट कैपिटल में नया आइवरी टावर बनाया और ये टावर पुराना और खंडर हो गया। इस बात को इतना समय हो गया है कि लोगों ने इस जगह में कदम रखने की परवाह तक नहीं की और ये खुद ही खुद खराब हो गया। प्रेजेंट में यान आइवरी टावर में एक स्पेसिफिक जगह ढूंढता है जो उसने अपनी पुरानी जिंदगी में याद किया था। जब वो इसे ढूंढ लेता है तो वो एक मैजिक कास्ट करते हुए एक सीक्रेट डोर खोलता है जहाँ बिल्कुल अंधेरा है और नीचे की तरफ एक लंबी सीढ़ी गई है जिसे वो फॉलो करते हुए नीचे पहुँचता है। और नीचे पहुँचने पर यान अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए रूम को रोशन करता है जहाँ उसके सामने एक गार्गोइल स्टेचू खड़ा हुआ है जिनके पंख खुले हैं और दांत तेज है। यान ने जब पहली बार इस गार्गोइल स्टेचू को देखा था तो वो हैरान हुआ था, लेकिन इस बार वे सरप्राइज नहीं था। तभी अचानक से वे गार्गोइल जिंदा हो जाता है
और एक जोरदार चीख मारकर सीधा यान की तरफ आता है, जिसे देखकर यान मैजिक का इस्तेमाल करके एक पानी का बॉल समन करता है और उसे गारगोइल पर पुश करता है, जो सीधा जाकर उसके चेस्ट पर लगता है, जिससे वो गारगोइल सीधा जाकर एक दीवार से टकराता है। लेकिन गारगोइल को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिसे देखकर यान सोचता है उसने अपनी पुरानी जिंदगी में इसे एक सांस में उड़ा दिया था, लेकिन अभी की करंट एबिलिटीज के साथ उसे और ज्यादा पावर का इस्तेमाल करना होगा। वही गारगोइल फिर से यान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देखकर यान आइस स्पीयर को जमीन से शूट करता है और गारगोइल के पत्थर की बॉडी में छेद कर देता है, जिसके बाद वो लाइटनिंग अटैक का यूज करते हुए गारगोइल को राख में बदल देता है। तभी यान के दाहिने हाथ की तरफ एक सीक्रेट रास्ता खुलता है, जिसे उसने पहले से ही एक्सपेक्ट किया था, और वो इस होल में कूदता है और अपने मैजिक का इस्तेमाल करके सेफली नीचे लैंड करता है और फाइनली वह चीज उसके सामने होती है जिसके लिए वह यहाँ पर आया था। ड्रैगन टंग बुक एक पास के सरफेस पर अकेली रखी हुई थी, जिसमें एक रोशनी उस पर गिर रही थी। यान ने ड्रैगन टंग बुक को उससे ज्यादा जल्दी पा लिया जैसा उसने सोचा था। उसे नहीं पता था कि ये यहाँ कैसे आई, क्या यह ड्रैगन का काम है या सबसे पहले मैजिशियन का, लेकिन ये जरूरी नहीं है क्योंकि अब ये उसकी है। वो बुक को अपने हाथ में उठाता है जो कि ड्रैगन टंग में लिखी गई थी, जिसे वो अपनी पुरानी जिंदगी में पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। अगर वो इस जिंदगी में इसे समझ पाता है तो उसके पास पावर की कोई सीमा नहीं होगी। लेकिन जब वो बुक को खोलता है तो वो हैरान होता है कि इसके सारे पेज खाली है। वो इससे घबराहट से पलटने लगता है और सोचता है कि ये क्या हो गया। इसके बाद वो समझता है कि शायद पेजेस इसलिए खाली है क्योंकि उसने अपनी पुरानी जिंदगी में इस बुक का इस्तेमाल कर चुका है। शायद टाइम में वापस जाने से इसमें जो कुछ भी लिखा था वो मिटा दिया गया। यान बुक को निराशा से बंद कर देता है। वो अभी भी इस बुक में लिखे गए कुछ मैजिक को याद करता है और उनमें से कुछ को दोहराने की कोशिश करता है, लेकिन उसे हैरानी होती है क्योंकि वो अपनी आवाज नहीं निकाल पा रहा था, क्योंकि ड्रैगन टंग कोई ऐसी भाषा नहीं है जो सीधे सीधे बोल सकते हैं। ये एक भाषा है जो मैजिक में रूटेड है और इसे बोलने के लिए स्ट्रॉन्ग मैजिक की जरूरत होती है। यान बुक की तरफ देखकर गहरी सोच में चला जाता है। इसका मतलब ये है कि वो इस बुक में टाइम मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता और इसका मतलब ये है कि वो फिर से पास्ट में नहीं जा सकता, जबकि उसने सोचा था कि वो पास्ट में बार बार वापस जा सकता है और दोबारा से कोशिश कर सकता है, लेकिन ये सच नहीं है। उसे जो दूसरी जिंदगी मिली है वो अब उसका आखिरी मौका है, इसलिए उसे इसे सीरियसली लेना होगा। जिसके बाद कुछ दिन गुजर जाते हैं और यान अपने सफर को कैपिटल में एम्परर से मिलने के लिए कंप्लीट करता है। वो अपने कैरियर की खिड़की से बाहर देखता है कि उसके आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है जो कि पत्थर से बनी हुई है, जहाँ बहुत सारे सिटीजन है जो कि बहुत खुश दिखते हैं। वो उस कैरियर की तरफ देखता है जिसमें वो सफर कर रहा है और पीछे एक केज है। इस केज के अंदर सिसिलिया है, जिसे देखकर यान सोचता है कि उसे ये सुनिश्चित करना होगा कि वो भाग ना जाए, वरना वो कोल्डवुड एम्पायर वापस जाकर बताएगी कि यान उसके सीक्रेट्स के बारे में सब कुछ जानता है, जो कि यान के लिए समस्या खड़ी हो सकती है। वही पार्टी कैपिटल की तरफ चल रही होती है, लेकिन तभी उन्हें टावर मास्टर हर्बर्ट के द्वारा रोक दिया जाता है, जिसे देखकर ओलिवर अपने घोड़े से उतरता है और हर्बर्ट से कहता है कि ये आप क्या कर रहे हैं टावर मास्टर, क्या आपको नहीं पता ये महारानी की गाड़ी है। जिसे सुनकर टावर मास्टर ओलिवर को समझाता है कि उसके पास एक सीधा ऑर्डर है, जो कि ये कहता है कि अब वो सिसिलिया की जांच से जुड़ी सारी चीजों का प्रभारी है। ओलिवर को ये थोड़ा सा सस्पिशियस लगता है और वे सोचता है कि उसने इस तरह का ऑर्डर कैसे हासिल किया जबकि सिसिलिया अभी तक कैपिटल में पहुंची ही नहीं। हर्बर्ट अपने हाथ को ओलिवर के कांधे पर रखता है और कहता है कि सभी गद्दारों से जल्दी निपटना होगा और आइवरी टावर इस इंटेरोगेशन को संभालेगा। ओलिवर को ये पता है कि इसमें कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो डायरेक्ट ऑर्डर को रिजेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने लोगों से कहता है कि वो क्रिमिनल सिसिलिया को टावर मास्टर हर्बर्ट को दे दे। जब हर्बर्ट क्रिमिनल शब्द सुनता है तो वो सीरियसली घूमता है और कहता है कि उसने अभी तक गद्दार होने का सबूत नहीं दिया, इसलिए उसे एक रेगुलर मैजिशियन की तरह ट्रीट करना चाहिए। वही बाकी नाइट्स भी ये सिचुएशन से खुश नहीं होते क्योंकि उन्होंने सिसिलिया को पकड़ने में हार्ड वर्क किया था और अब आइवरी टावर के मैजिशियन बस उसे ले जाने वाले हैं। वही यान भी इस नजारे को देखता है और समझता है कि क्या हो रहा है। वो जानता है कि आइवरी टावर उसे सिर्फ इसलिए प्रोटेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि वो एक मैजिशियन है, बल्कि वो नहीं चाहता कि नाइट्स उनके लोगों को इंटेरोगेट करे। वो जानता है कि हर्बर्ट बस सिसिलिया को सबसे गहरे प्रिजन में लॉक कर देगा, जहाँ से भाग पाना बहुत मुश्किल है और वो अपनी माँ के साथ
कराज के बाहर देखता है बिना किसी चिंता के कि सिसिलिया ले जाई जा रही है। तभी कोई यान के पास आकर कहता है कि उन्हें इंपीरियल पैलेस जाने से पहले एक और जगह जाना है और वो लोग वहाँ जाते हैं, जो कि एक बड़ा सा रीगल मेंशन है जिसके बीच में एक पानी का फाउंटेन है। यान इस मेंशन को देखते ही पहचान जाता है क्योंकि अपनी पुरानी जिंदगी में ये उसे फिफ्थ प्रिंस रेगनल ने गिफ्ट किया था, लेकिन इस बार ये प्रिंस हाइडन है जो इसे हैंड ओवर कर रहा है। वो यान से कहता है कि एम्परर ने खास तौर पर उसे ये मेंशन देने की व्यवस्था की थी जहाँ वो रुकने वाले हैं। इसके लिए यान बहुत ग्रेटफुल होता है और अपने सर को झुकाकर योर हाइनेस का शुक्रिया अदा करता है उनके दयालुपन के लिए। उसने अपनी पुरानी जिंदगी में 26 साल की उम्र में इस मेंशन को पाया था, लेकिन इस बार उसने इस मेंशन को बहुत ही जल्दी पा लिया जबकि वो एक बच्चा है। हाइडन यान से कहता है कि उसका परिवार अब इस मेंशन में रुक सकता है, लेकिन अब इन दोनों को इंपीरियल पैलेस में एम्परर से मिलने जाना होगा। यान ये बात समझता है लेकिन पूछता है कि क्या वो पहले अपनी माँ को अपने इस नए मेंशन को दिखाने के लिए जा सकता है, जिस पर हाइडन राजी हो जाता है और यान अपनी माँ को अंदर ले जाता है जहाँ वो जो कुछ भी देखती है उसे देखकर पूरी तरह से हैरान होती है। वो और भी ज्यादा हैरान होती है जब यान उसे बताता है कि यह उनका नया घर है। चाहे वो अपनी पुरानी जिंदगी में कितना भी बड़ा मैजिशियन रहा हो, वो उसे वापस जिंदा नहीं ला सकता, लेकिन अब जब उसकी माँ जिंदा है तो चीजें थोड़ी अलग है। वो सब कुछ करेगा जो वो पहले करना चाहता था। वेनेसा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करती और वो कहती है कि ये जगह कितनी बड़ी है कि उसे नहीं पता कि वो कैसे इसे साफ करेगी, जिसे सुनकर यान बताता है कि वो कोई घर का काम नहीं करने वाली, वो यहाँ सिर्फ आराम से रहेगी। उसे साफ सफाई के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद हमें इंपीरियल पैलेस को दिखाया जाता है जो कि बहुत बड़ा है और रेड बैनर्स कई जगह पर लटके हुए हैं और सब कुछ परफेक्टली सिमेट्रिकल है। जहाँ यान नर्वस है क्योंकि उसने अपनी पुरानी जिंदगी में कभी भी करंट एम्परर से मुलाकात नहीं की थी, क्योंकि जब वो मैजिक एकेडमी से ग्रेजुएट हुआ था तब तक एम्परर ऑलरेडी डेथ बेड पर था। उसे बताया गया था कि एम्परर एक आउटस्टैंडिंग जजमेंट और विजडम वाला आदमी था, इसलिए यान उसके बारे में जानने के लिए एक्साइटेड है। अभी पैलेस के अंदर चलते हुए वो कंट्री यार्ड में एक जाने पहचाने रूम को देखता है और उसे याद आता है कि ये फिफ्थ प्रिंस रेगनर का रूम है। वो एक रखेल का बेटा था और उसका रूप एम्परर से मिलता जुलता था, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग थी। वो कोल्ड ब्लडेड और मर्सीलेस था। रेगनर यान का पुराना दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन था। जिसके बाद यान आगे की तरफ चलता रहता है और सोचता है कि जब वो रेगनर से फिर से मिलेगा तो वो क्या करेगा, और वो फाइनली एम्परर के रूम पर पहुंचता है जहां गार्ड दरवाजे की तरफ इशारा करता है और उसे अंदर जाने के लिए कहता है जहां किंग उसका इंतजार कर रहे हैं। जिसके बाद हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं और जब यान अंदर जाता है तो वो तुरंत जमीन पर घुटने के बल गिरता है और उन्हें ग्रीट करता है, जिसे देखकर एम्परर उससे कहता है कि इतना कोशिश मत करो और उठ जाओ। वो कहता है कि यान ने इतने कम समय में बहुत कुछ हासिल किया है, इसलिए उसे इतना मैनर्स का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। वही बाजू में प्रिंसेस हाइडन भी होते हैं जो कि यान को देखकर मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाते हैं, जिसे देखकर यान नर्वस होता है। वही एम्परर पूछते हैं कि क्या यान अपने नए मेंशन से खुश है, जिस पर यान जवाब देता है कि हाँ, और उसने ये नहीं सोचा था कि उसे इतना लग्जरियस मेंशन दिया जाएगा। जिसके बाद एम्परर पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है और क्यों एक मेंशन दिया गया है, जिसे सुनकर यान थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है कि वो क्या कहे, क्या वो सीधा बात करे या फिर रिस्पेक्टफुल रहे। लेकिन वो सोचता है कि उसे इतना कॉन्फिडेंट होने के लिए बहुत ही जल्दी है और अभी के लिए उसे बस एक 12 साल का बच्चा बनकर रहना चाहिए। इसलिए वो एम्परर का सवाल का जवाब देता है और कहता है कि किंग ने उसे यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि वो एक टैलेंटेड बच्चा है। जिसे सुनकर एम्परर अपना हाथ बंद कर लेता है और पूछता है कि क्या यान वाकई में ये सोचता है कि मैंने इतनी कोशिश सिर्फ इसलिए की क्योंकि यान की मैजिक एबिलिटी अनयूजुअल है। इतना सुनते ही प्रिंस हाइडन कहता है कि किंग को थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए क्योंकि यान बस एक बच्चा है जो कि पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा नहीं जानता। जिसे सुनने के बाद फिर एम्परर कहता है कि ये सच है, उसने यान को यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया है क्योंकि उसका टैलेंट अमेजिंग है और उसने एम्परर के लिए स्पाई को पकड़ने में भी काफी मदद की है। इसलिए एम्परर कहता है कि वो यान को उसकी अचीवमेंट के लिए इनाम देना चाहता है और वो यान से कहता है कि तुम जो चाहो मांग सकते हो। जिसे सुनकर यान जमीन पर देखता है क्योंकि उसने पहले से ही एम्परर से इनाम की उम्मीद की थी और वो सोचता है कि अगर
अगर वो एक एडल्ट होता तो जो वो मांगने वाला है वो नहीं मांग पाता, लेकिन अभी वो सिर्फ एक बच्चा है इसलिए वो इसे मांग सकता है। और वो एम्परर से कहता है कि वो इंपीरियल पैलेस को पूरी तरह से देखना चाहता है ताकि वो अपनी माँ को सब कुछ बताए जो उसने देखा है। एम्परर को ये रिक्वेस्ट थोड़ी सी बचकानी लगती है, लेकिन हाइडन उन्हें एक्सप्लेन करता है कि इयान ने ओल्ड आइवरी टावर को भी देखने की मांग की थी। शायद ये उसका शौक है क्योंकि बच्चों के लिए क्यूरियस होना तो नॉर्मल है। ये सुनकर एम्परर इयान की ख्वाहिश को पूरा करता है और उसे एक इंपीरियल सील देता है जो कि एक टिकट की तरह है। इसका इस्तेमाल करके वो इंपीरियल पैलेस के ज्यादातर हिस्से में जा सकता है। और एम्परर आगे कहता है कि उसके पास अभी और कुछ भी है जो वो इयान को इनाम के तौर पर देना चाहता है। इतना कहते ही उसने अपने सर्वेंट को एक बड़ा सा संदूक लाने के लिए कहा जो कि सोने से भरा हुआ है। इसके साथ ही वो इयान को कुछ मेट्स भी देता है, ये कहकर कि वो उन्हें मेंशन में भेज देगा ताकि उसका स्टे जितना कंफर्टेबल हो सकता है उतना हो सके। ये देखकर इयान को विश्वास नहीं होता और वो अपने मन में सोचता है कि अब उसकी माँ को क्लीनिंग के लिए चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसके लिए वो एम्परर का शुक्रिया अदा करता है और दरवाजा बंद करते हुए वहाँ से चला जाता है और गहरी सांस लेते हुए कहता है कि एम्परर वाकई में दूसरों से अलग है। और वो चलते चलते सोचता है कि एम्परर लगता है सबके साथ ऐसे ही होते हैं जैसा कि रैग्नर था। जिसके बाद वह इंपीरियल सील को देखते हुए कहता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए वो महल को देखने के लिए आगे बढ़ता है जहाँ बाहर जाते हुए उसे एक गार्ड दिखाई देता है जिसे वो इंपीरियल सील दिखाते हुए पूछता है कि क्या वो उस गार्डन का रास्ता दिखाने में मदद कर सकता है, जिस पर गार्ड मान जाता है। और थोड़ी देर बाद वो उस जगह पहुंचता है जहाँ वो जाना चाहता था, इंपीरियल पैलेस का सेफ हेवन। उसे ये अपनी पुरानी जिंदगी से याद है क्योंकि रैग्नर ने उसे इस जगह को एक पवित्र जगह के रूप में वर्णित किया था जहाँ लोग एम्परर और एम्प्रेस की सेवा करते हैं और सिर्फ सबसे इलाइट लोग ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं। जहाँ इयान चोरी छुप के अंदर जाता है और एक कॉर्नर से देखकर ही चेक करता है कि क्या वहाँ पर कोई गार्ड है या फिर नहीं। तभी वे देखता है कि वहाँ कुछ गार्ड है लेकिन वो सभी नशे में धुत सो रहे हैं, इसलिए वो उनके पास जाकर अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उन्हें बेहोश कर देता है। और इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये मानवा कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताएं, और अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिखे पार्ट 2। और हम इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 1500 लाइक और 250 कमेंट। जैसे ही हमारा लाइक एम पूरा हो जाएगा तो मैं इसका अगला पार्ट अपलोड कर दूंगा। और हाँ दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो इसलिए दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है। इसलिए प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।